हाँ, तो वी हैव डन कंपनी ऑडिट। कंपनी ऑडिट से शुरुआत किए थे। पहले तो एलिजिबिलिटी देखे एंड डिस्क्वालिफिकेशंस भी देखी कि कौन सा ऑडिटर एलिजिबल माना जाएगा, कौन सा नहीं माना जाएगा, डिस्क्वालिफिकेशंस चेक करें। रोटेशंस पे आए। इंडिविजुअल अगर ऑडिटर रहा तो फिर उसको 5 साल का एक टर्म मिलेगा। अगर पार्टनरशिप फर्म रहा तो 5 साल के 2 टर्म ऐसे मिलेंगे। फिर उसके बाद एक टर्म या 2 टर्म होने के बाद एक टर्म तुमको कूलिंग पीरियड है, 5 साल का गैप होना, और गैप कंटिन्यूअस होना। अगर मैं एक करता हूँ, 2 नहीं करता हूँ, एक करता हूँ, तो वो 4 साल कंटिन्यू ऑडिट किया ऐसा ही माना जाएगा, जब तक 5 साल का गैप नहीं है, जब तक वो गैप नहीं है। अगर उसके बाद टर्म चेंज हो गया, दूसरे फर्म को देना है, तुमको ध्यान देना है कि दूसरे फर्म में अंदर पहले वाले फर्म का कोई पार्टनर, कॉमन पार्टनर नहीं चलता। अगर कॉमन पार्टनर रहा तो अलाउड नहीं है। फिर उसके बाद 2014 में कंपनीज एक्ट आया, एप्लीकेबल हुआ। ऑलरेडी 10-10 साल का हो गए थे ऑडिट, तो सबको एक साथ निकालना पड़ा क्या? नहीं। गवर्नमेंट ऑफ एक्ट ने 3 साल का टाइम पीरियड दिया, 3 साल के बाद तुमको सोचने को दिया था। उसके बाद 5 साल के लिए अपॉइंट हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि ऑडिटर को निकाल नहीं सकते, ऑडिटर खुद होकर रिजाइन नहीं कर सकता। यस, ऑडिटर खुद की इच्छा से रिजाइन भी कर सकता है, और कंपनी चाहिए निग्लिजेंस के लिए उसको निकाल भी सकती है। उसके बाद रोटेशन जो है, शेयर होल्डर्स एक फर्म को देने के बाद उसके विद इन द पार्टनर्स, फर्म के अंदर के पार्टनर्स का भी रोटेशन डिसाइड कर सकती है। कंपनीज एक्ट ने रोटेशन डिसाइड किया, शेयर होल्डर ने डिसाइड किया, सेंट्रल गवर्नमेंट भी डिसाइड कर सकती है कि रोटेशन कैसा होना चाहिए। नेक्स्ट, कॉमन ब्रांड के अंदर अलग अलग पार्टनरशिप फर्म है तो भी अलाउड नहीं है। ईवाई मुंबई का कंप्लीट होने के बाद ईवाई दिल्ली नहीं कर सकते हैं। अगर सपोज एक आधे फर्म के पार्टनर्स हैं, वो रिटायर हो गया और दूसरे फर्म के अंदर हो गया, फिर उस फर्म के अंदर कॉमन पार्टनर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, फिर दे सकते क्या? हाँ, प्रोवाइडेड साइनिंग पार्टनर ना जाए, जिसने साइन किया वही अगर उधर चला गया तो नॉट अलाउड। अगर बीसी ने 10 साल किया और एबीसी में स्वप्निल सर है तो कर सकते क्या? हाँ, स्वप्निल सर ने अगर साइन नहीं किया है और बीसीए में से स्वप्निल सर ने रिजाइन कर दिए, एबीसी में ज्वाइन कर दिए, तो कर सकते, कोई इशू नहीं। दूसरा, ज्वाइंट अगर ऑडिटर्स अपॉइंट होते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सभी के सभी ज्वाइंट ऑडिटर्स एक साथ टर्म खत्म ना करें। एक का होने के दूसरा एक रोटेशन फॉर्मेट में होना चाहिए, तो कंपनी के ऊपर एट ए टाइम लोड नहीं आएगा। इतना हुआ था, ओके। इसके बाद अपन ने रोटेशन जो है, ये ऑडिटर का अपॉइंटमेंट देखा था कि फर्स्ट ऑडिटर को कैसा टाइम पीरियड याद रखने के लिए बोला था। गवर्नमेंट कंपनी है तो 60-30-60 ये फर्स्ट ऑडिटर के लिए है, और अगर नॉन गवर्नमेंट कंपनी है तो 30-90। तो ये फर्स्ट ऑडिटर जो है फर्स्ट एजीएम तक ही रहेंगे। उसके बाद के सब्सिक्वेंट एजीएम के अंदर गवर्नमेंट कंपनी रहा तो हर साल नया ऑडिटर 180 दिन के अंदर अपॉइंट करना पड़ेगा। अगर तुम्हारी नॉन गवर्नमेंट कंपनी है तो सब्सिक्वेंट ऑडिटर तुमको जनरली एक बार जो अपॉइंट होता है वो 5 साल के लिए होता है, तो 5 साल के बीच में रिजाइन या रिमूवल कर सकता है, पर बाय डिफॉल्ट वो कंटिन्यू होते रह सकता है मैक्सिमम 5 साल। कैजुअल वैकेंसी मतलब डेथ हो गई, बीमार पड़ गया या ऐसा कुछ हो गया, तो फिर उसके केस में गवर्नमेंट कंपनी में 30 डेज प्लस 30 C&AG 30 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट कर देंगे। अगर नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर सकते 30 डेज में, प्रोवाइडेड ऑडिटर रिजाइन नहीं किया हो। ऑडिटर ने रिजाइन किया मतलब बहुत बड़ा इशू होता है, तो उसके केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करने के बाद एजीएम के अंदर अप्रूवल लेना जरूरी है। जो अपन ने रोटेशन पढ़ाई है, रोटेशन वाला, ये रोटेशन वाला कौन से कंपनीज को एप्लीकेबल है, एप्लीकेबिलिटी भी अपने को पढ़ना है। देखो एप्लीकेबिलिटी के रिलेटेड है ना, मैंने एक ऐसा 3-4 एक साथ बना दिए हैं, तो जो तुमको कंपेयर करना इजी रहेगा याद करने के लिए। और एप्लीकेबिलिटी के ऊपर एक क्वेश्चन तो 100% आएगा ही आएगा। ये तीनों में से 4 है एक्चुअली, चारों में से एक तो भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि इसको ये सेक्शन एप्लीकेबल है या नहीं है। जैसा सेक्शन 139 सबसेक्शन 2 ये रोटेशन के बारे में बात करता है, जो अपन ने पूरा डिटेल में पढ़ा
ये कौन से कंपनीज के लिए एप्लीकेबल है? एप्लीकेबल टू लिस्टेड कंपनीज, कंपलसरी सभी लिस्टेड कंपनीज को एप्लीकेबल है। अभी डेफिनेशन कैसा है देखो, किसको एप्लीकेबल है किसको नहीं है। लिस्टेड कैसी भी हो, 1 रुपए का भी कैपिटल रहा या 1 रुपए का भी सेल्स रहा या 1 रुपए का लोन रहा, लिस्टेड है ना, खत्म हो गया, एप्लीकेबल है। किसको गलती से भी एप्लीकेबल नहीं है? ओपीसी एंड स्मॉल कंपनी। फिर ओपीसी ने लोन कितना भी लेने दो, सेल कितना भी रहने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, इनको एप्लीकेबल, ओपीसी एंड स्मॉल कंपनी को एप्लीकेबल नहीं है। हाँ, अभी आता है स्पेसिफिक क्राइटेरिया, ऐसा क्या करे तो एप्लीकेबिलिटी बन जाती है। हाँ, अगर पब्लिक कंपनी तो कैपिटल कितना चाहिए? 10 करोड़ या उससे ज्यादा। प्राइवेट कंपनी है तो 50 करोड़ या उससे ज्यादा, और लोन अमाउंट 50 करोड़ से ज्यादा रही तो बेसिकली रोटेशन एप्लीकेबल हो जाएगा। रोटेशन का एप्लीकेबिलिटी सेक्शन आराम से किसको एप्लीकेबल है? लिस्टेड कंपनी को कितना कैपिटल, लोन या सेल होना चाहिए? 1 रुपए भी रहा तो भी एप्लीकेबल होगा। बट बेसिकली कोई भी लिस्टेड कंपनी हो एप्लीकेबल है। किसको गलती से भी एप्लीकेबल नहीं होता? ओपीसी एंड स्मॉल कंपनी, इनको गलती से भी एप्लीकेबल नहीं होगा। बाकी कंपनी जो प्राइवेट है या पब्लिक अनलिस्टेड है, पब्लिक अनलिस्टेड या प्राइवेट, इनको एप्लीकेबल हो सकता है, प्रोवाइडेड क्या कंडीशन लगानी पड़ेगी? पब्लिक के लिए 10 करोड़ प्लस का कैपिटल, और प्राइवेट के लिए 50 करोड़ का कैपिटल, और लोन अमाउंट 50 करोड़। अभी ये लोन एंड कैपिटल दोनों होना चाहिए, दोनों में से एक चाहिए। क्यों? हाँ, और का मतलब ऐसा होता है कि कैपिटल या फिर लोन अमाउंट दोनों में से एक भी कंडीशन टूटी, एप्लीकेबल हो जाता रोटेशन। तो बेसिकली अगर मेरे पास एक प्राइवेट कंपनी जो छोटी है, मैं उसका 10 साल से ऑडिट कर रहा हूँ, तो मुझे उसकी चिंता है कि जाने की नहीं, उसको रोटेशन एप्लीकेबल नहीं है। रोटेशन सिर्फ बड़े बड़े कंपनीज को एप्लीकेबल। क्यों सर, क्या प्रॉब्लम है? देखो, जहां पे पब्लिक का सवाल आता है गवर्नमेंट को एक्शन लेनी पड़ती है, अदरवाइज पब्लिक का लॉस मतलब गवर्नमेंट का लॉस। अभी जैसे फॉर एग्जांपल क्रिप्टो करेंसी वोलाटाइल है, सबको पता है, जिसको कॉमर्स आता है उसको सबको पता है कि क्रिप्टो करेंसी में अंडरलाइन असेट नहीं है तो हाईली वोलाटाइल है। अगर आज के तारीख में किसी के क्रिप्टो करेंसी में 1 करोड़ है, क्या पॉसिबल है कि 5 दिन के बाद उसके 5 ही लाख बचे? पॉसिबल है। 5 दिन के बाद छोड़ो, 1 घंटे के बाद भी हो सकता है। गेम होने को कुछ भी हो सकता है क्रिप्टो करेंसी में। मेरा पैसा मैं डिसाइड करूंगा किधर लगाना है। हु द हेल इज गवर्नमेंट जो मुझे बताए कि मेरा पैसा कहां लगाना है? गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों बोला कि क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट इलीगल है? पैसा किसका है? मेरा है। मैं गवर्नमेंट से लिया क्या? तो मेरे पैसे, सपोज मेरे पैसों से मैं बर्थडे पार्टी करूं, घूमने जाऊं, खाना खाऊं, दोस्तों को पार्टी दूं, कुछ भी करूं, अल्टीमेटली पैसा किसका है? मेरा पैसा है। अगर पैसा मेरा है तो मैं कैसे भी लगाऊं। क्रिप्टो करेंसी में नहीं लगाना गवर्नमेंट ने कैसे डिसाइड किया? क्योंकि पब्लिक एट लार्ज का इंटरेस्ट सवाल आता है। अगर अल्टीमेटली अगर मैं पैसा लगाऊं और मेरा पैसा इरोड हो गया तो पॉवर्टी आ गई, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम हो गई, मैं गवर्नमेंट को टैक्स देने वाला इंसान बिना टैक्स का बन गया। समझे कि नहीं? गवर्नमेंट का तो नुकसान ही है। और अगर आधे के ऊपर पब्लिक अगर ये फॉलो करेगी और गरीब हो गई तो पूरे पॉपुलेशन का खर्चा किसको उठाना है? गवर्नमेंट को उठाना है। तो गवर्नमेंट को तो आना ही पड़ेगा सामने। तो जब भी पब्लिक इंटरेस्ट आता है, बहुत लोगों का सवाल आता है, गवर्नमेंट को रूल्स बनाने पड़ते हैं। तो रोटेशन जो है छोटे मोटे कंपनीज के लिए नहीं है, बड़े बड़े कंपनीज, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है, तो उसके लिए ज्यादा सिक्योर चीज करके रखी है। बराबर? हाँ। अभी तुमने देखा रहेगा कुछ भी फूड आइटम खाते हैं उसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी डेट आता कि नहीं आता? ओके, तुमने कितने बार वड़ा पाव, समोसा, पोहा, इडली विडली कुछ तो खाया रहेगा, वो देते समय उसने मैन्युफैक्चरिंग डेट और ये दिया है क्या, एक्सपायरी डेट? नहीं सर, हमारे सामने बना है। ठीक है, समोसा तुम्हारे सामने तो नहीं बना है ना। पेस्ट्री, केक,
केक के शॉप पे को मैं तो देखा नहीं मिठाई की दुकान के अंदर। नहीं, वो तो लिख के देगा, पर उसने जो डिस्प्ले में रखी वो कितने दिन पुरानी है किसको पता है। अब फिर क्या कर लेता अगर वही नहीं पता है तो। अभी स्वीट के दुकान में मिठाई सामने रखी है, बोल सकते क्या वो 1 दिन पुरानी है 2 दिन पुरानी है। वो 3 दिन बोलता, वो क्या बोलता पैक करने के बाद 3 दिन, पर पैक करने के पहले कितने दिन हुए वो किसको पता है। हाँ सो मेरे को नहीं समझ रहा फिर गवर्नमेंट इधर एक्सपायरी डेट वाले वो फूड फूड इंस्पेक्टर वगैरह आके उस पर छापा क्यों नहीं डालते। हाँ क्योंकि पब्लिक एट लार्ज बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट समझ में आ रहा है। हाँ वही अगर वो 10-20 लाख लोगों को मिठाई बांटने दो, पूरे रूल्स रेगुलेशंस पूरे आ जाते। जब तक छोटे लेवल पे चल रहा कोई लॉ नहीं रहता, जैसे ही बड़ा हुआ लॉ। क्रिप्टो करेंसी के भी लॉ नहीं थे, छोटा था, बड़ा हो गया लॉस आ गया। ये एप्लीकेबिलिटी समझी। यस अभी अपन नेक्स्ट पार्ट पे आ रहे। सेक्शन 177 177 क्या है। सेक्शन 177 इज ऑडिट कमिटी। ऑडिट कमिटी किसको एप्लीकेबल है। सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी ऑफ ऑडिट कमिटी आते हैं। कंपलसरी किसको एप्लीकेबल है और किसको गलती से भी एप्लीकेबल नहीं। प्राइवेट, ओपीसी, स्मॉल एंड डॉर्मेंट, खत्म हो गया। बचा कौन फिर, इनको एप्लीकेबल ही नहीं है तो लिस्टेड को तो एप्लीकेबल है। हाँ बचा कौन, पब्लिक अनलिस्टेड। समझे कि नहीं। लिस्टेड को तो कंपलसरी है। ओपीसी स्मॉल में समझ सकता, डॉर्मेंट भी समझ सकता, चिल्लर है ऑपरेशन नहीं है। प्राइवेट को भी इन्होंने मतलब हटा दिया, एक्सक्लूड कर दिया। मतलब प्राइवेट का कितना भी कैपिटल रहने दो, प्राइवेट का कितना भी सेल रहने दो। पार्ले जी, कभी पार्ले जी बिस्किट का नाम पड़े प्राइवेट लिमिटेड, मतलब पार्ले जी कंपनी को ऑडिट कमिटी एप्लीकेबल, ऐसा दिमाग में याद रखना। फिर तुमको ये रहेगा, मॉड्यूल अगर लाए हो तो उधर लिख दो पार्ले जी कंपनी को कभी भी नहीं। अभी तक ढूंढ रहे मिला ही नहीं, मिला कि नहीं। 176 10.23 not applicable to Parle G। फिर पब्लिक अनलिस्टेड को क्या कंडीशन है। कैपिटल 10 करोड़ या ज्यादा, टर्नओवर 100 करोड़ एंड लोन 50 करोड़ है। ठीक है, तो और कंडीशन से कैपिटल, टर्नओवर या लोन, इसका मतलब क्या होता है। हाँ अगर सपोज कैपिटल 5 करोड़ है, टर्नओवर 50 करोड़ है और लोन 51 करोड़ है, क्योंकि तीनों में से एक भी कंडीशन अगर ब्रीच हो गई तो फिर एप्लीकेबिलिटी आ जाती है किसकी, ऑडिट कमिटी। अभी हाँ, ऑडिट कमिटी इज लाइक अपने घर के मामा जी। मामा जी का काम क्या होता है घर में, अभी चोरी करना। कैसे मामा पाल के रखा है। हाँ हाँ, पप्पा को नहीं मम्मी को बोल, पकड़ पकड़ के मारे पप्पा क्या करेंगे हाँ हाँ, मामा जी का मेन काम क्या होता है अपने कल्चर में, मेन काम शादी का रहता। तो अभी देखो, हाँ तुम्हारा मायरा, ओ माहेरी माहेरी, हाँ चला, चलो चलो, तो क्या काम है वो देखते हैं। हाँ मेरे को पता है बे, तुम्हारा सब रस्मो रिवाज मेरे को पता है, तेरे को तो पता होना एटलीस्ट। ओके ठीक है, ठीक है ठीक है। हाँ बीओडी, तो ऑडिट कमिटी को पहले, हाँ सबसे पहले मतलब ये ऑडिटर, ऑडिट कमिटी का मेन काम क्या है, ऑडिटर रखना। ऑडिटर इज लाइक दूल्हा,
दूल्हे को कैसे ढूंढते? दूल्हे को सबसे पहले ढूंढा कैसे? दूल्हे की ढूंढने की प्रोसीजर है, बाजू में लिख दो किधर तो तुम्हारे मॉड्यूल में, दूल्हे को ढूंढने की प्रोसीजर ये ऑडिट कमेटी करती है। ओके अभी क्या होता है, एक जनरल शादी का पहले अपन माहौल डिसाइड करते हैं। ओके सबसे पहले तुम्हारा एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, जॉब भी लग जाएगा। द मोमेंट यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड यू आर, हाँ या वो चिल्लाने के बाद यू गॉट अ जॉब। अभी जो कोई भी कॉन्ग्रेचुलेशन बोलता उसके साथ दूसरी लाइन भी चेपी देता अब रास्ता क्लियर अब है, अभी हमको बुला, चुपिच टाइम पास, हाँ शुरू हो जाता, ठीक है। नाउ मम्मी पापा कजिन्स वगैरह सब तुमको चुपिच छेड़ना शुरू कर देते। अभी ये जब छेड़ा छेड़ी चालू है, एक मोमेंट आता है, मम्मी पापा बोलते बस हो गया इसके ऊपर का खर्चा, अभी इसमें मार्केट में चर्चा, तो इसको शादी में निकालते। तो शादी को निकला तो क्या होता, रिश्ता ढूंढना, ऑटोमेटिकली मामा जी को रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है। क्या क्या चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है मामा जी को, कि नहीं 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 अभी ये अपनी जिम्मेदारी है। हाँ भांजा भांजी होती क्या, हाँ भांजा या भांजे को घोड़ी पे चढ़ाना है, ठीक है। सो नाउ, और घोड़ा चोरी नहीं करते मामा। हाँ अभी मामा जी डायरेक्टली शादी लगाते क्या, नहीं, मामा जी क्या करते, पहले एक कोई तो शादी फंक्शन ब्याह वगैरह अटेंड करते, वहां पे उनका स्कैनिंग चलते रहता, कौन है एलिजिबल, दिख रहा है कोई, आईफोन लेके सेल्फी लेते हुए कोई, उसका कपड़ा, उसके वॉचेस, उसके रहन सहन, उसके पैसे देख के थोड़ा चंगा दिख रहा, ठीक है, स्कैनिंग शुरू हो जाती है। और तुम खाना खा रहे, और खाना खाते आते कोई पूछा कौन है, किसका लड़का है, मतलब समझ लेना तुम स्कैनिंग के अंडर है, ठीक है, तुम रडार में आ गए हैं, ठीक है। तो पूछताछ जारी होती है, फिर उसके दोस्तों को कैसा है, क्या है, किधर जॉब कर रहा, कितना पैकेज, ये मामा जी सब जमा करते और मम्मी पापा के पास लाके रखते। एक छोरा ढूंढ के रखे हुए, ठीक है। सो एक लड़का ढूंढ के निकाला है। अभी मम्मी पापा को अगर वो रिश्ता, हाँ रिश्ता अगर जचा मम्मी पापा को कि ढंग का लग रहा है, तो क्या करेंगे, लड़की को बुलाएंगे, ये ले मामा जी ने तेरे लिए एकदम सेटिंग, सॉरी लड़का ढूंढ गया, तो मामा जी ने लड़का ढूंढा है। नाउ अगर तुम हाँ बोल देते हो, ठीक है, अगर तुम हाँ बोल देते हो, फटाफट बुलाओ लड़के को, टिक्का बिक्का लगाओ, सब करो, रोका बिका हो जाता, तो सेटिंग। अगर से फॉर एग्जाम्पल मामा जी ने मम्मी पापा को रिश्ता दिया, रिश्ता देने के बाद मम्मी पापा को लड़का जचा नहीं, पैकेज बहुत कम है, नहीं ये आउट ऑफ इंडिया रहता, अपने को इंडियन होना, ठीक है, सो पैकेज पसंद नहीं, तो उसका कुछ तो ऐसा कुछ तो जमा नहीं, उन्होंने मना करे, और मामा जी को शांति, मामा जी को बोल दिया लड़का नहीं जचता, मामा जी पूछे क्यों, अगर पापा ने जवाब नहीं दिए हमारी इच्छा, फिर है ना मम्मी की वाट लगती, पापा और मामा के बीच में, पापा मम्मी को डांटेंगे तेरा भाई कैसे रिश्ते लेके आ रहा, और भाई कैसा है रे तेरा पुत्र, इतने अच्छे अच्छे ढूंढ के ला के देता मैं, और उसके पैसे भी नहीं मिल रहे, और जिस चीज के रिजेक्ट के ऊपर रिजेक्ट करे जा रहा, तो मम्मी पापा को बोलती तुम मना करो, उसको प्रॉब्लम नहीं, पर रीजन तो दिया करो, और कुछ तो रीजनेबल बनो, उनको भी तो ये लगता ना, फुकट में कितने शादी अटेंड कर रहे, खाना कर रहे, स्कैनिंग कर रहे,
उनको भी थोड़ा भरोसा रखना। तो नेक्स्ट टाइम से आप रिजेक्ट करना है तो करो, पर रीजन दिया करो। रीजन अगर देंगे तो मामा जी भी खुश रहेंगे। ठीक है, तो मामा जी 4-5 रिश्ते लाए, 4-5 रिश्ते लाए, फिर भी मम्मी पापा को पटे नहीं। अभी नेक्स्ट टाइम से क्या होता, पापा बोलते रहने दे तू, तेरे से ना हो पाएगा, हम कर लेते। खुद ही पापा जी ढूंढेंगे, पूछेंगे, डन डना डन डन। So now whole procedure of finding an auditor is exactly similar to section 177. Now understand, ऑडिट कमिटी है मामा जी, मामा जी ने ऑडिटर ढूंढा। कैसे ढूंढा, शादी वगैरह वो पता नहीं अपने को, ढूंढे और किसके पास गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास गए। एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आर लाइक मम्मी पापा। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने प्रपोजल, ये रहा आपका ऑडिटर। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, देखने से तो अच्छा लग रहा है, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अगर ओके लगा तो किसके पास जाएगा, शेयर होल्डर्स, जिसकी शादी करवानी है तो शेयर होल्डर के एजीएम में प्रपोजल रखेंगे। अगर शेयर होल्डर को पसंद आ गया तो बात ही क्या है, मामा जी को पसंद है, मम्मी पापा को पसंद है, शेयर होल्डर को पसंद है, डन डना डन डन, ऑडिटर मुबारक हो, आज से आप ऑडिटर है। ठीक है, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पसंद आया, डोंट लाइक, पापा जी को पसंद नहीं आया, तो पापा जी ने क्या करना चाहिए, वाई नॉट टू चूज, रीजन दो, नहीं तो मम्मी वाट लगाते। तो रीजन देना पड़ता किसको, ऑडिट कमिटी को। और ऑडिट कमिटी को भी लगा, हाँ यार बात तो सही है, एक ही तो लड़की है, वो भी आउट ऑफ इंडिया भेज देंगे तो फिर क्या करेंगे, नहीं नहीं रीजन जचा। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेंगे, खुद से ओन रिकमेंडेशन देंगे शेयर होल्डर को। मम्मी पापा बोलेंगे तेरे मामा जी तो ढंग के रिश्ते ला रहे नहीं है, हम इधर को ढूंढ के ला लेते इंस्टा पे। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने एजीएम में शेयर होल्डर के सामने प्रपोजल रखा, शेयर होल्डर को पसंद आया, ऑडिटर डन 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 डन। ओके, बट ये सब करते समय दूल्हा कैसा होना, 18 साल प्लस 21 साल प्लस होना ना, नहीं तो 10वीं प्लस जा रहा अंगूठा चूसते चूसते क्या फायदा। अंडर बोथ द कंडीशंस CA should be eligible under section 141 and no case in court और ICAI। देखो 141 के अपन ने एलिजिबिलिटी में पढ़े थे कि 6 महीने का कन्विक्शन होना, उसके बाद 10 साल। बट यहाँ पे क्या लिखा है, नो केस, कोर्ट में ऑनगोइंग केस भी नहीं रहना। ऑनगोइंग केस है, रिजल्ट क्या आएगा किसको पता, अपॉइंट कर दिए बाद में निकालने की नौबत आ गई तो, या ICAI के सामने डिसिप्लिनरी एक्शन, मैंने बोला था, कब बोला था कि ऐसे एक्शन ले सकते, वेरी गुड, ट्विटर का भी एक बोले थे और ऐसे का भी एक एग्जांपल दिए थे। ऐसे अगर फॉलो नहीं करे तो क्या होगा, हाँ हाँ, पीयर रिव्यू के टाइम पे पकड़े जाएंगे और तुम्हारा स्ट्राइक ऑफ हो जाएगा। BOD ऑडिट कंपनी कैन डिमांड CA एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या ऑडिट कमिटी CA से कौन सी भी इंफॉर्मेशन मांग सकते। ऑब्वियसली शादी लगानी है, दूल्हे को इंफॉर्मेशन पूछेगी कि नहीं, कौन से कंपनी में काम करता है, कौन से कॉलेज से पढ़ा लिखा है, दोस्त लोग कौन है, फैमिली में कौन कौन है, पूछेंगे। जैसी इंफॉर्मेशन चाहिए वैसी, हो गया, एग्जैक्टली सेम है, अलग कुछ भी नहीं है। समझा कि नहीं, क्या, हाँ, ये कब होगा, जब ऑडिट कमिटी एप्लीकेबल है। तो अगर ऑडिट कमिटी एप्लीकेबल ही नहीं है तो बहुत सीधा सीधा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शेयर होल्डर के एजीएम में डालेंगे, एजीएम में पसंद आए तो ऑडिटर, खत्म हो गया। कैसा, मामा जी है ही नहीं तो क्या करेंगे, मम्मी पापा ढूंढेंगे, शादी करवा देंगे, हो गया काम। ठीक है, इससे भी एक शॉर्टकट है बट वो इसमें नहीं है। ठीक है, हाँ, ये समझा कि नहीं, हाँ ओके। कोई बोलो रोटेशन कब एप्लीकेबल है, रोटेशन किसको एप्लीकेबल है, कंपलसरी, किसको किसको नहीं एप्लीकेबल, OPC, प्राइवेट, स्मॉल, एंडोरमेंट, ऑडिट कमिटी। और तुम इसमें कंफ्यूज हो रहे, मैंने रोटेशन का पूछा, ऑडिट कमिटी का नहीं। तो रोटेशन के अंदर सिर्फ 2 ही एक्सेप्शन है, OPC एंड स्मॉल। ओके, लिस्टेड को कंपलसरी एप्लीकेबल है, OPC एंड स्मॉल को कंपलसरी एप्लीकेबल नहीं है, कुछ कुछ कंडीशन में दूसरे को है। ओके, प्राइवेट कंपनी का कैपिटल 50,
ये नो सीक्वेंस भी याद रखा, ऐसा नहीं। पब्लिक का 10 करोड़ या अबाव, प्राइवेट का 50 या अबाव, या लोन 50 या अबाव, ये एंड या और कंडीशन, और कंडीशन, इसमें से कुछ भी एक टूटा तो एप्लीकेबल हो जाए, समझे। फिर आते हैं अपन ऑडिट कमिटी। ऑडिट कमिटी किसको कंपल्सरी एप्लीकेबल है? ऑल लिस्टेड। किसको कंपल्सरी नहीं है? प्राइवेट, स्मॉल, ओपीसी, डॉर्मेंट एप्लीकेबल। अभी बचा कौन फिर? पब्लिक, अनलिस्टेड। तो क्या कंडीशंस हैं? 3 है, कैपिटल, टर्नओवर एंड लोन। कैपिटल 10 करोड़ या उसके ऊपर, टर्नओवर 100 करोड़ एंड लोन 50। लोन 50, टर्नओवर 100, कैपिटल 10 या उसके ऊपर। ये समझा? कोनो प्रॉब्लम? आगे बढ़ना ना। दूल्हा ढूंढ लिए, दूल्हे में खोट निकला, रिमूवल। ठीक है, रिमूवल ऑफ ऑडिटर। किस किस कंडीशन में ऑडिटर को निकाल दिया, निकासी हो सकती है? ठीक है, हाँ, वो रस्म की बात नहीं कर रहा मैं, निकासी ये अलग हो गया। हाँ, रिमूवल ऑफ ऑडिटर। पहले देखो मॉड्यूल में यही सीक्वेंस में है क्या? हाँ, किधर तक आया अपन? ओके, बाय द वे इसका एक मेमोरी टेक्निक लिख लो, सेक्शन 144 का मॉड्यूल में लिख लो लगातार। मिला क्या? IIM में राडा है। IIM में राडा है। अभी IIM देखो, IIM नंबर क्या रहे? 568 राडा 7934 AI 12 राडा है। IIM में राडा है, इसलिए सीए को ये काम अलाउड नहीं है। ठीक है, ये कौन सा सेक्शन है? 144, जो काम करना अलाउड नहीं है। ओके, नेक्स्ट। एक नंबर इमेज है, देखो, रोटेशन ऑफ ऑडिटर। चिंगरे चिंगरे भाग रे। मैनर ऑफ रोटेशन हो गया अपना। हाँ, ऑडिट कमिटी अभी हो गया। मैनर ऑन प्रोसीजर अभी पढ़ लिए। ऑडिटर रेम्युनरेशन, पैसों की बात चल रही, लेन देन पे ध्यान दो, डौरी है। हाँ, दूल्हा ढूंढे ना, तो कुछ तो देना पड़ेगा। कितना? एज पर सेक्शन 142। देखो, खुद कंपनी एक्ट बोल रहा है, लियो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द रेम्युनरेशन ऑफ ऑडिटर ऑफ अ कंपनी शैल बी फिक्स्ड इन इट्स जनरल मीटिंग और इन सच अ मैनर एज मे बी डिटरमाइंड देयरइन। हाउएवर, एक तो एजीएम में डिसाइड करो या एजीएम में बोलो कि कैसा डिसाइड करने का। एजीएम में डिसाइड हुआ, बहुत टाइम जाएगा इसमें, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आप कर लो या ऑडिट कमिटी आप कर लो, ऐसा एजीएम में बोलना। एक तो एजीएम में डिसाइड होना, या फिर एजीएम में ऐसा बोलना कि क्या करना है। फर्दर, द रेम्युनरेशन इन एडिशन टू द फीस पेएबल टू द ऑडिटर इंक्लूड, ये एकदम इंपॉर्टेंट चीज है। एडिशन टू द फीस पेएबल, फीस तो तुमको मिलेगी मिलेगी। इंक्लूड, और क्या इंक्लूड करना? एक्सपेंसेस इफ एनी इनकर्ड बाय द ऑडिटर इन कनेक्शन विद द ऑडिट, मतलब ऑडिट करते समय और कुछ खर्चा आया तो। इसके लिए मैंने एक एग्जांपल दिया था, हाँ, याद आया क्या? मुंबई में हम ऑडिट के गए थे, हाँ,
तो फिर रीएम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस, ऐसा ये वर्ड दिमाग में रख लो, रीएम्बर्समेंट। हाँ, तो ये तो करना ही है ऑडिट, तो उसके साइड बाय साइड तुमको बेसिकली तुमको ये सब देखना पड़ेगा। रहना, खाना पीना, अगर आउट ऑफ स्टेशन से ऑडिटर आए तो रहने का भी देना पड़ता, अगर आउट ऑफ स्टेशन है लोकल है तो खाने पीने का तो देना पड़ता, और आने जाने का भी खर्चा पेट्रोल का अपन उससे वसूल करेंगे, ठीक है। तो ये सब एडिशनल है और ऑडिटर बाज हफ्ता डिमांड कर सकता है ऑफ द कंपनी। अभी मैंने क्या बोला था कि ऑडिटर कस्टमर नहीं बन सकता। होटल वाले का बिजनेस है, उसको ऑडिट करने तुम गए, होटल का बिजनेस है तो उधर ही खाना खा लिए, बिजनेस कनेक्शन हो गया, आर्म्स लेंथ प्राइस के हिसाब से तुम खर्चा कर लो, फिर क्या करना है, सेक्शन 142 अप्लाई करके उसे वसूल कर लेना, समझे कि नहीं? बराबर है ना? इधर क्या बोले, तुम्हारे हम तेरे लिए आए, अगर सपोज होटल में खाना फ्री में खाए तो डिस्क्वालीफाई, होटल में खाना खा के पेमेंट करें और वापस से वसूल कर लिए, क्वालिफाई, समझे कि नहीं? एकदम। हाँ, नेक्स्ट, एनी फैसिलिटी एक्सटेंडेड टू हिम डज नॉट इंक्लूड एनी रेम्यूनरेशन पेड टू हिम फॉर, हाँ, डज नॉट इंक्लूड, क्या नहीं आना, एनी अदर सर्विसेज रेंडर्ड बाय हिम टू द रिक्वेस्ट ऑफ द कंपनी, मतलब ऑडिट करने आए हो तो दूसरा काम भी करके जाओ। एग्जांपल लिखो बाजू में, घर के अंदर आया वाला इलेक्ट्रिशियन या प्लम्बर या फर्नीचर वाला, एग्जाम्पल, घर पे आया वाला फर्नीचर वाला, प्लम्बर वाला, इलेक्ट्रिशियन, अपनी मम्मी एकदम ग्रेट है, से फॉर एग्जाम्पल उसको बुलाया अपन एक आधा पाइप ठीक करने को, कुछ कनेक्शन गया, फैन गया, उसको उतना ठीक करने को बुलाए, मम्मी पहले क्या करते हैं ये लोग है ना, उतना काम करने देते इज्जत से, उसके बाद दूसरा काम नहीं कराते, पैसों की बात करते, पैसों की बात करने के बाद डिसाइड हो जाता अमाउंट, उन्हें क्या इतना आया हो ना तो अभी ये भी करके जाओ, तो फिर दूसरे एक दो चिल्लर चिल्लर काम उनसे करवा ले लेते, ये ठीक करा दो, वो ठीक करा दो, ये निकाल दो, वो निकाल, और उसके पैसे नहीं देते। हाँ, थोड़ा सा इधर भी, इधर थोड़ा इधर भी, इधर भी, वो भाई अगर गलती से फर्नीचर वाला आया, हाँ ये किचन में ये करो, वो करके दो, ये बच्चे कुछ लकड़ी का ये बना के दो, वो बना के दो, ये अपनी मम्मी लोग को बहुत भारी जमता, तो अदर देन उसका मेन काम छोड़ के दूसरा काम करा रहे। ऑडिटर से भी अगर ऐसा व्यवहार हुआ, अपन ऑडिट करने को गए, हाँ लगे ये भी सर्टिफिकेशन करा दो, ये वेल्थ सर्टिफिकेट भी दे दो, ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी ठीक कर दो, एनी अदर सर्विसेज रेंडर्ड बाय हिम ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द कंपनी, इसमें इंक्लूडेड, काम अलग पैसा अलग, ठीक है, एक्स्ट्रा काम एक्स्ट्रा दाम, सिंपल सी बात है, फुकड़ में कुछ नहीं करके देने का। Therefore it has clarified, मेरी मम्मी तो एक स्टेप आगे है, अब मैं बीमार था, लेके गए, लेके जाने के बाद सब कुछ चेक हो गया, हाँ लगे मेरा भी चेक कर लो, बोला मम्मी इधर भी बोले उसमें क्या है, बोले बीपी तो चेक करनी है, वेट तो करने का है, और वो हाथ लगा के देख तो बोलेंगे देंगे, उसमें क्या है, बोले हाँ, सो बाय वन गेट वन फ्री। देयरफॉर सब्जी लेते समय क्या कर लेते, इज्जत से 4-5 आइटम खरीद लेते, धनिया मिर्ची फुकट में उठा लेते, हाँ हाँ, उसके कोई पैसे देता है, बोले हाँ। It has been clarified that the remuneration to the auditor shall not include any facility provided to him. हाँ, shall not include any facility provided to him. हाँ, remuneration के अंदर facility provided include नहीं रहना, मतलब पैसा अलग, facilities अलग, तुम समझ रहे नहीं बात को? इसका मतलब क्या है, अगर मैं बोलता हूं कि मेरी फीस है 2 लाख, तो 2 लाख तो मैं लूंगा, और होटल में नहीं तो वो क्या बोलेंगे, सर जी आप होटल में रुके उसके 10,000 गए, खाना खाए उसके 10,000 गए, आने जाने का 5,000, तो 25,000, आपको 1,75,000 का चेक दे दिए और 25,000 उसका, क्या बोलना, ओ बेटा 2 लाख ये मेरी फीस है और ये मेंटेनेंस है, ठीक है। सो सीए को मेंटेन करना थोड़ी इजी तो बात है नहीं, तो खर्चा तो उठाना पड़ेगा, तो खाना पीना रहना ये सबका
और ये बोला, ये किसने बोला, लगे सेक्शन 142 कंपनीज एक्ट, ठीक है, फिर वो चुप हो जाता। नाउ रिमूवल ऑफ ऑडिटर, दूल्हे को इतना ढूंढ के लाए, पैसा दिए, डौरी दिए, सब कुछ दिए, हाँ डिवोर्स करा रहे उसका, कैसा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सबसे पहले कंपनी में कुछ भी हो, सबसे पहले लोग कौन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कंपनी में कुछ भी काम हो रहा हो, सबसे पहले क्या मीटिंग होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होती है, और उसमें एक रेजोल्यूशन पास करो, किस चीज का, ऑडिटर को निकालना है, बहुत ही चेक कर रहा बोले, ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में जा रहा, इसको निकाल देंगे, किसने डिसाइड करा। अभी इमेजिन करो, देखो मुझे मेरे ऑफिस में से एक आदमी को निकाल देने का, मैं किसको पूछूं, मैं ओनर हूं, मैं निकाल रहा हूं, मुझे किसी को पूछने की जरूरत है, पुलिस वाला, नांदेड़ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, मेयर, कलेक्टर, मोदी जी, नहीं, किसी को भी पूछने की जरूरत है क्या, डायरेक्ट निकाल सकता, यस। तो बट यहां पे देखो सीए को निकालने की बात हो रही है, अपने गिरेबान पे हाथ रख रहे हैं लोग। अभी तक तू चच्चे इतना बड़ा नहीं हुआ कि सीए के कॉलर पे हाथ रखे, किसको पूछना, सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन करना पड़ता, तू सीए को निकाल रहा, शाने इतना इजी समझा, हमको निकाल रहा। ये तुम पहले खुद को समझो कि तुमको निकालने की बात हो रही है, आतंकवादी हमले से भी बड़ी बात है, ऐसा तुमको फील होना चाहिए सबसे पहले तो इस प्राउड से घुसो कंपनी में, एक बार अपॉइंटमेंट लेटर उसने दे दिया, अब अपन चौड़ में चलना, बेटा देख सगाई तो होगी, शादी में बैठे हैं, दूल्हा बोल रहा अभी मेरे को बुलेट होना, नहीं तो मैं मंडप में चढ़ताच नहीं तो दूल्हा इतना चौड़ क्यों मार रहा है, उसको पता है ना। तो उसी तरीके से ये भी तुम सोचो कि तुम ऑडिटर है, उतने चौड़ में रहना है, क्योंकि ऑडिटर को वो क्या, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मम्मी पापा डिसाइड कर लिए, दूल्हा तो कुछ जचरा नहीं बोले, फोटो में कुछ अलग ही फिल्टर लगा के आया, रियल में कुछ तो अलग ही दिख रहा, तो अभी इसको मम्मी पापा ने डिसाइड कर दिया निकाल देने का है। लड़के के पास आ रहे, हमने डिसाइड किया रिश्ता कैंसल, दूल्हा बोला कैंसल, ऐसा, हाँ समाज में नाम खराब होगा। हाँ तो वैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ऑडिटर को निकालने की बात चल रही, पहले तुम तुम्हारे दिमाग को समझाओ कि ये छोटी बात नहीं है, नहीं तो मैं 2 मिनट में बोल देता, हाँ बीओडी को बोलो, सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलो, मीटिंग में लो, निकाल दो, हो गया। नहीं पर तुमको समझ में भी आना ना कि हो रहा क्या है। हाँ तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में एग्जैक्टली क्या होता कि शेयर होल्डर को निकालने की साजिश, निकालने का रेजोल्यूशन पास हुआ, फिर इज्जत में नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट को पूछो, मैं को बताओ सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करने का ये सब में, देखो भाई तुम किसको निकाल रहे हैं, ये ऐसी बात हो गई, मर्डर सीन हो गया, मर्डर सीन के ऊपर वो सीआईडी पुलिस वाले आए और वो क्या बोल रहे हैं, वो पुलिस वाले को हटाओ, अबे पुलिस वाले को कौन हटाता है या सीआईडी को कौन हटाता है, मतलब सामने वाले लोगों को मन में क्या डाउट आएगा, अगर ये पुलिस वाले को हटा रहे इसका मतलब ये पुलिस वाले को कुछ तो ऐसा भारी चीज मिला है, इसलिए उसको हटाने की कोशिश हो रही, समझ में आ रहा। हाँ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन दो, हम डिसाइड कर रहे हैं कि ऑडिटर को हटाना है, ओके। जनरल मीटिंग में कौन सा रेजोल्यूशन, अभी तुमको इतना तो लॉ और एसपी की वजह से आता रहेगा, रेजोल्यूशन 2 टाइप के रहते हैं, जनरल, स्पेशल। स्पेशल रेजोल्यूशन 75% ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द प्रेजेंट इन द मीटिंग, तो 75% लोगों को पूछना पड़ता कि अभी जनरल मीटिंग किसकी होती है, शेयर होल्डर्स की, तो शेयर होल्डर जिसके साथ शादी हो रही है उसको तो पूछो, मम्मी पापा डिसाइड कर लिए, नहीं, मम्मी पापा को भी पता होना, लड़का लड़की को भी पता होना और समाज को भी पता होना, सबको पता होना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास होने के बाद ऑडिटर को रिमूवल का ये मिल, अभी याद रखो इधर खत्म नहीं हुआ, अभी तुमको लगा रहेगा खत्म निकाल दिए, नहीं, ऑडिटर शुड गेट अपॉर्चुनिटी टू बीइंग हर्ड, पूरे लोगों को सामने बुलाया जाएगा,
ऑडिटर को बोलने का मौका मिलेगा। ये सब लोग मिलके उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जर्रे जर्रे ने साजिश की है, तो भाई जर्रे जर्रे के सामने इन्हों बोलेगा भी, तो सबके सामने ऑडिटर को माइक दिया जाएगा और बोलेगा। ऑडिटर दंदन गालियां देना शुरू नहीं, ये देखो ऑडिटर को उसकी गरिमा रखनी पड़ेगी। सिर्फ कोई मुझे निकाल रहा है बोल के उसके गुस्से के ऊपर मैं उसका गुस्सा नहीं निकाल सकता, मुझे मेरा एक स्टैंड मिलना चाहिए। ओके, एनीबडी हैव सीन रैप बैटल्स या डांस बैटल्स होते ना, कैसा होता? हाँ, बारी बारी से होता ना, ऐसा नहीं होता ना बिना बारी दिए हकल दिए। हाँ, तो ऑडिटर को भी एक बारी मिलना कि नहीं? ये रैप मारेगा एक 2 मिनट का मस्त और सामने वाले शांत। अगर ऑडिटर बोलने के बाद सामने वाले को जचा तो कंटिन्यू भी कर सकते हैं। शेयर होल्डर्स, अरे भाई तो एकदम सही बात बोल रहा है, दिल को लग गई, तो ऑडिटर को रख भी सकते। हाँ, तो इसके लिए निकालने के पहले उसको एक मिलना चाहिए। अभी शांति से क्या क्या है, पहले बोर्ड रेजोल्यूशन, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को कौन से फॉर्म का नाम है ADT2, AD2, सेंट्रल गवर्नमेंट को निकाल रही है, AD2 बोलना पड़ेगा, ADT2। तो ADT2 में सेंट्रल गवर्नमेंट को बात करो और फिर जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन, इसके बाद ऑडिटर को बीइंग हर्ड मिलेगा। अभी नाउ ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ऐसा लग रहा है, कैसा लग रहा है कि कंपनी को जो मिला वाला है ऑडिटर ये गलत है, ऐसा किसको लगा? ट्रिब्यूनल को, सुओ मोटो मतलब सेल्फ, उनको खुद से लगा कि नहीं यार ये कंपनी के साथ गलत हो रहा है, या सेंट्रल गवर्नमेंट या कंसर्न पर्सन। हाँ देखो, ऑडिटर अभी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक्टेड फ्रॉडुलेंट और अबेटेड और कोल्यूटेड, शांति से डायरेक्टर ऑडिटर ने डायरेक्टली फ्रॉड की बात चल रही, शांति से ऑडिटर कंपनी डायरेक्टर ऑफिसर के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फ्रॉड करता है, अबेट करता है मतलब धोखा देता है, या कोल्यूड करता है। कोल्यूड मतलब धोखा कोई और दे रहा है पर उनके साथ मिल चुका है, मिल के कंपनी डायरेक्टर या ऑफिसर को गलत काम करता है, तो कोई एक पर्सन ट्रिब्यूनल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा सकता है रोते रोते कि कंपनी का ऑडिटर गद्दार है, उसको निकाल दो। तो ट्रिब्यूनल चेंज द ऑडिटर ऑफ अ कंपनी, तो ट्रिब्यूनल चेंज कर सकती है। तो चेंज करने का एक रास्ता है, ऊपर वाला सिंपल रास्ता समझा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट, शेयर होल्डर मीटिंग सुनो। या अदरवाइज ऑडिटर अगर कुछ लफड़े कर रहा है तो वो एक इंसान तीनों में से किसके मतलब दोनों में से किसके पास जाएगा? ट्रिब्यूनल या सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के जाने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? ऑडिटर को डायरेक्टली चेंज कर देगी, समझा? हाँ, नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल, जैसा यहां पे बोला कि कंसर्न पर्सन ट्रिब्यूनल को कांटेक्ट करेगा, उसी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट खुद से नहीं करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट लेटर भेजेगी किसको? ट्रिब्यूनल को, कि 15 दिन के अंदर अंदर ऑडिटर को चेंज करने की हमारी इच्छा है, वैसा तो फिर ऑडिटर को चेंज किया जा सकता है। आफ्टर ट्रिब्यूनल ऑर्डर ऑडिटर कैन नॉट एक्ट ऑडिटर फॉर 5 years इन एनी कंपनी। तुम ये समझो कि तुमने आगोपना किया और तुमको रिमूव हो गया, छोड़ भाई इस कंपनी में नहीं चला दूसरी कंपनी में। ये इतना इंपॉर्टेंट है, अगर तुमको निकालने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो रही है, अगर तुम आगोपना कर रहे तो बात भी तुझ बड़ी होनी चाहिए, लॉजिकल है कि नहीं? अगर तुम आगोपना करेंगे तो लोगों ने भी तो तुम्हारे ऊपर लांछन लगाना चाहिए कि भाई हम तुमको इतना रिस्पेक्ट दिए, सब कुछ करे, और इसके बाद तू अगर ऐसा काम करता है तो फिर तो पकड़ के मारेंगे लोग। तो ऑडिटर के केस में भी वही है, ऑडिटर को इतनी इज्जत मिल रही है तो ऑडिटर ने आगो काम नहीं करना चाहिए। अगर कर ही लिया उस कंपनी से तो निकाल ही देंगे। और यहां पे क्या लिखा है? यू आर अंडरस्टैंडिंग एनी कंपनी वर्ड का मतलब? ओपीसी, स्मॉल, डॉर्मेंट, प्राइवेट, पब्लिक अनलिस्टेड, पब्लिक लिस्टेड, सब कवर हो गए। मतलब छोटा मोटा भी काम देने की नहीं। सर सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप क्यों फिर?
ऐसा क्यों नहीं? ये गलत क्यों है? सिर्फ कंपनीज का ही क्यों? मतलब देखो, अगर बोला रहता कि पब्लिक एंड बड़े बड़े प्राइवेट को नहीं कर सकता, बाकी कर सकता, तो मैं भी समझ सकता सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप भी कर सकता है। यहाँ पे क्या बोला? एनी कंपनी, मतलब सोल ओपीसी एंड स्मॉल कंपनी का भी ऑडिट करने को अलाउ। अगर इनको नहीं कर रहे तो सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप का क्यों? एनी एंटिटी लिखना चाहिए, एनी कंपनी की वर्ड है। वेरी गुड, ये क्या पढ़ रहे अपन? तो कंपनी से दूसरे एक्ट का कैसा बोल सकता? समझे कि नहीं? वो दूल्हा दुल्हन के पप्पा बोल सकते हैं अभी हमारे फैमिली में से किसी मेंबर के साथ तेरी शादी नहीं होने दूंगा, तेरे किसी के साथ नहीं होने दूंगा, कैसा बोल सकता भाई? वो दूसरा तेरी क्यों सुनेगा? तेरे फैमिली मेंबर के साथ समझ सकते, वो तेरी सुनेंगे फैमिली मेंबर, वो किसी और का कैसा? कंपनीज एक्ट है ना, इसलिए। तो सर फ्रॉड करने का कंपनी की ऑडिट मत करो, प्रोप्राइटरशिप सोल प्रोप्राइटर के करते रहो, अपना काम तो चलता। ये याद रखो, ये कंपनीज एक्ट की सजा है, आईसीआई की सजा अलग रहेंगी। एंड इंडियन पेनल कोड एक्ट आईपीसी इसका अलग लगेगा, ठीक है? घोड़े एक से नहीं लगते। हाँ, तो बेसिकली ये सिर्फ कंपनीज एक्ट की बात चल रही है, ठीक है? हाँ समझे? हाँ, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एजीएम का बोलो मुझे, एजीएम अगर कंपनी को डिसाइड करने तो कितने दिन मिलते? एजीएम डिसाइड करते शेयर होल्डर को कितने दिन पहले बताना पड़ता? 21 क्लियर डेज, जिस दिन लेटर भेजा और जिस दिन मीटिंग है वो छोड़ के 21 डेज होना, ये तो मानते ना? तो ये तुमको पहले दिमाग में रखने का है कि पूरा गेम 21 दिन के अंदर हो रहा है, 21 दिन में ऑडिटर गॉन, ठीक है? पैसा डबल नहीं, यहाँ पे ये है। शांति से अभी देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। 21 डेज के अंदर का ये सब। कंपनी सेंड नोटिस टू द मेंबर अबाउट एजीएम। ये क्या हो रहा कि शेयर होल्डर ने मिलकर अपने अपने ग्रुप में डिसाइड कर लिया आपने कोई ऑडिटर नहीं होना, पर ऑडिटर एजीएम के एजेंडास 4 है। व्हाट आर द एजेंडास ऑफ एजीएम? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक्सेप्ट, अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ ऑडिटर, डायरेक्टर्स, डिविडेंड, ये 4 मेन है ना। तो शेयर होल्डर को भी पता है कि अपने को अगर ऑडिटर को निकालना है तो किसकी वेट करना पड़ता? एजीएम की। तो एजीएम का भी शेयर होल्डर को तो पता नहीं है, तो पहले क्या होगा? शेयर होल्डर को बुलावा जाएगा, चलो बुलावा आया है, एजीएम को जाना है। तो एजीएम का बुलावा आता है, जैसे ही शेयर होल्डर को समझा एजीएम है, पहले से डिसाइडेड था ना कि अपने को ऑडिटर नहीं चाहिए, तो मेंबर्स सेंड नोटिसेस फॉर रेजोल्यूशन। हाँ, तो बेसिकली मेंबर सेंड नोटिसेस फॉर रेजोल्यूशन, अपॉइंट अनदर ऑडिटर और नॉट दिस ऑडिटर। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, शांति से। क्या फर्क है? अपॉइंटमेंट ऑफ अनदर ऑडिटर और नॉट दिस ऑडिटर, पढ़ के बोलो इसका मतलब क्या। यहाँ पे भी मैं बता सकता हूँ तुमको, यहाँ पे लिखा है, किधर गया रे बाबा? छोड़ो, वो वर्ड्स पढ़ के बोलो दोनों का मतलब क्या है ना? कहाँ पे? हाँ, रिटायरिंग शैल नॉट बी रीअपॉइंटेड एक्सेप्ट वेयर द, नहीं, हाँ यहाँ पे है ना, appointed auditor person other than the retiring of providing expressly that the retiring auditor shall not be reappointed, ये 2 लाइन, इसका मतलब। पहला 2 है उसमें, पहला क्या है? और दूसरा क्या है? यहां पे देखो, अपॉइंटमेंट ऑफ अनदर ऑडिटर, इसका वर्ड का मतलब होता है, अपॉइंटमेंट ऑफ अनदर ऑडिटर मतलब जो है ना उसको निकालो और दूसरे को रखो। और दूसरा किसको रखो? मैं नाम दे रहा हूं, से फॉर एग्जाम्पल स्वप्निल सर ऑडिटर है, उनको निकालो और दिनेश सर को रखो, मैं ऐसा बोल रहा हूं। तो इस वर्ड को क्या बोलेंगे? अपॉइंटमेंट ऑफ
अनदर ऑडिटर और नॉट दिस ऑडिटर। दिनेश सर ऑडिटर है ऑलरेडी, शेयर होल्डर क्या बोल रहे हैं, दिनेश सर को रखो, बाकी कोई भी रखो। ये दोनों वर्ड का मतलब समझा? अपॉइंटमेंट ऑफ अनदर ऑडिटर, एक को निकालो दूसरे को रखो, और दूसरा मैं ही बता रहा हूं कि कौन। नॉट दिस ऑडिटर मतलब ये जो चल रहा है ना इसको तो ना कुछ, बाकी कोई भी लेके आओ चलता, समझा? हाँ। तो मेंबर्स ने किसको बोलना, 21 डेज में हो रहा। मैंने पूरे शेयर होल्डर को नोटिस भेज दी, एजीएम है एजीएम है। अब ये सब शेयर होल्डर ने बोल दिया कि हमको दूसरा चाहिए या ये तो ये नहीं चाहिए। फिर कंपनी को अभी समझा, कंपनी क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड दिस नोटिस टू रिटायरिंग ऑडिटर। अभी दुखद घटना है, ऑडिटर को तो बतानी पड़ेगी। देख भाई 21 दिन किया तो एजीएम थी, हमने शेयर होल्डर को बोला, शेयर होल्डर से रिप्लाई आया कि हमको तू नहीं चाहिए। अभी शेयर होल्डर को अपन बताएंगे, एजीएम के पहले हो रहा है ये सब, कि भाई शेयर होल्डर का ये खत आया है, हमको तू नहीं चाहिए, हमारे दिल में कोई और है। तो ऐसा शेयर होल्डर ने उसको बोल दिया। फिर द रिटायरिंग ऑडिटर विल मेक अ रिप्रेजेंटेशन। तो फिर वो ऑडिटर क्या बोलेगा, एक चांस तो दो मुझे बोलने का, एक चांस खाली, तेरे दिल में कोई और है मुझे भी समझ सकता है, बट मुझे बोलने का एक मीटिंग तो बन सकती है फाइनल। हाँ, फिर रिटायरिंग ऑडिटर एक मस्त सा ड्राफ्ट बनाता है जिसके अंदर वो पूरी यादें ताजा कर देता है ऑफ, हाँ, रीजनेबल लेंथ, रीजनेबल लेंथ, नहीं तो वो लेके गया 1000 पेजेस का। अब मैं भी देखता हूँ एजीएम खत्म कैसी होती है, ऐसा नहीं, एक रीजनेबल लेंथ, 1 पेज 1.5 पेज टू कंपनी। अब क्या होगा, कंपनी विल सेंड दिस टू ऑल द मेंबर्स। कंपनी, अभी ये कब हो रहा, ध्यान दो कितने कम्युनिकेशन हो रहे हैं, ये सब उसके पहले। सपोज 1 जनवरी को मैंने लेटर भेजा, तुम सब में कम्युनिकेशन हुआ, कंपनी का लेटर आया है, अपने को बोलने का है, तुम सब मिलके 2 जनवरी को मिले, 3 जनवरी को कंपनी को भेजे। 3 जनवरी को समझा मैं ऑडिटर के पास गया, 4 जनवरी को ऑडिटर बोला अब मैं सब कुछ मिल बैठ के बनूंगा, 5-6 तारीख को सोचा, 7 तारीख को कंपनी को दिया। 7 तारीख को कंपनी को देने के बाद कंपनी अभी ये क्या करेगी, सेंड टू ऑल द मेंबर्स। एजीएम के पहले छोड़ा ये सब, जैसे एजीएम की नोटिस भेजी वैसा तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन भेजो सबको, इफ इट इज नॉट टू लेट। लेट हो सकता क्या, इतना है आना जाना ये सब में। वो बोल रहा, कंपनी बोल रही मैं शेयर होल्डर को क्यों भेजू, 2 दिन क्या तो मीटिंग ही है, मीटिंग में ही कर लियो। हाँ, रिप्रेजेंटेशन तो मिलेगा, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन करने का मौका मिलेगा। एक लिखित फॉर्मेट में तुमको मिलेगा या फिर शादी में तुमको सॉरी मीटिंग में तुमको बोलने को मौका देंगे। नाउ ये राइट तुमसे छीना जा सकता है क्या, तुमको बोलने का अधिकार ही नहीं दे रहे। कर्टेलिंग, कर्टेलिंग मतलब अवॉइड या नॉट गिविंग या रोकना, अवॉइड करना। किधर तो है क्या वर्ड, वहां पे देखो, हाँ तो वहां पे लिख दो फिर। देयर राइट ऑफ ऑडिटर और रिप्रेजेंटेशन। कब ऑडिटर से ये बोलने का अधिकार छीना जाएगा, कब छीना जाएगा, कंपनी और अग्रीव्ड पर्सन। एग्रीड मतलब जिसको ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ धोखा हो रहा है। राइट्स आर अब्यूज बाय ऑडिटर, मतलब ऑडिटर को जो मिल रहा है ना मौका, ऑडिटर ने इस मौके में बोलना क्या चाहिए कि क्यों नहीं। ऑडिटर बोल रहा मेरे को मौका मिल रहा ना, बस 2 मिनट के लिए माइक मिलना चाहिए, पूरी कंपनी की वाट लगाते अपन। हाँ, अगर लग रहा है अब्यूज्ड बाय द ऑडिटर, राइट्स आर अब्यूज, ऑडिटर इस चीज का गलत इस्तेमाल कर रहा है, मेरे शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है माँ। तो कौन सी मूवी का डायलॉग है, हाँ कोई मिल गया, ऋतिक रोशन, हाँ मेरे शक्तियों का गलत इस्तेमाल। ऐसा अगर तुमको लग रहा है कि ऑडिटर उसकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहा है, तो फिर वो पर्सन या कंपनी किसको जाके मिलेगी, व्हाट इज ट्रिब्यूनल, कोर्ट का एक छोटा सा पार्ट, कोर्ट ही है बट उसका स्पेसिफिक काम सिर्फ कंपनीज के रिलेटेड होता है। और ट्रिब्यूनल का लग रहा है सच्ची इसको बोलने का मौका क्या दे दिया, ये तो गुस्सा निकाल रहा है, ये तो गलत बात है। ओके, कभी
क्रिकेट मैच या फुटबॉल मैच होने के बाद वो सेरेमनी होती है ग्राउंड के ऊपर, पहले किसको बुलाते हैं? लूजिंग टीम के कैप्टन को पहले बुलाया जाता है। देखो मैच जीती है इसका मतलब सिर्फ विनिंग टीम को ही सब कुछ देते ऐसा नहीं है, बोलने का मौका मिलता है कि नहीं उसको भी। हाँ, वो माइक पे आके बोलता क्या एम्पायर ने चीटिंग की, चिड़गी खेले, ऐसा नहीं। उनका एक रहता कि हमने हमारा ट्राई दिया बट नहीं हो पाए, ये सामने वाली टीम बहुत अच्छा खेली, पॉजिटिव बोलते ना। वहां पे जाके रोने लग गया, ए सब बिका हुए, फिक्सिंग है, अंपायर वाला मिला है, वो एक बॉल अगर ऐसा गिरता, गली क्रिकेट नहीं हो इंटरनेशनल है। अगर तुम इंटरनेशनल मैचेस भी देखते, बैडमिंटन एंड टेनिस वगैरह, अगर हार गए तो सबसे पहले जीतने वाला काम क्या करता है? वो हारने वाले को पहले जाके हैंडशेक करता है। इवन क्रिकेट में भी होता है, पूरी टीम को हैंडशेक करके जाते हैं, ठीक है। सो यू ऑब्जर्व दैट कि भले ही जा रहा है भाई, उसको थोड़ा सा सपोर्ट, उस टाइप में इज्जत। हाँ, तो वो मैच के टाइम मैंने क्या बोला कि पहले लूजिंग टीम के कैप्टन को बुलाया जाता है और उसको पूछा जाता है कि व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली। फिर वो बोलता है कि हमारे कुछ गलती, हम सीख रहे हैं, ठीक है, कितने भी मैचेस हारो कुछ नहीं, आईपीएल का पैसा, सॉरी, कितना भी कुछ भी रहने दो, हाँ हम सीख रहे हैं, ऐसा कुछ तो बोलेंगे ये लोग। तो वैसा ऑडिटर को भी बोलने का मौका मिलेगा। ऑडिटर अगर इस शक्तियों का गलत फायदा लेता है और ट्रिब्यूनल का लगा कि ये सच में वैसा ही होने वाला है, ऑडिटर राइट टू रीड एंड सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन इज विड्रॉन, निकाला जा सकता है कि राइट, यस। अगर इसका तुम गलत इस्तेमाल करेंगे तो। समझा? क्या क्या पढ़े आज? बहुत कुछ पढ़े? नहीं नहीं, कम कम पढ़े। सबसे पहले ऑडिट कमेटी, बोलो एप्लीकेबल, बोलो कौन सा एप्लीकेबल है? सब शांति से। ऑडिट कमेटी एप्लीकेबल किसको है? ऑल लिस्टेड। किसको नहीं है? ओपीसी, स्मॉल, डॉर्मेंट, प्राइवेट, गवर्नमेंट नहीं। हाँ ठीक है, ठीक है, कंपलसरी नहीं है। रिस्ट्रिक्शंस किसको है? पब्लिक, अनलिस्टेड। 3 कंडीशंस है, कैपिटल, सेल, लोन। कैपिटल लोन 50 और सेल 100। तो फिर क्या होगा? क्या? ऑडिट कमेटी एप्लीकेबल। ऐसे टाइम पे मैंने रोटेशन ऑफ ऑडिटर का भी एप्लीकेबिलिटी बोला था। किसको कंपलसरी एप्लीकेबल है? नहीं, ओपीसी एंड स्मॉल। रिस्ट्रिक्शंस टू प्राइवेट एंड पब्लिक अनलिस्टेड। तो 10, प्राइवेट 50 एंड लोन 50। एंड और कंडीशन है, और कंडीशन है। ओके, फिर ऑडिट कमिटी अगर नहीं है एक आधी कंपनी को, तो दूल्हा ऑडिटर कैसे ढूंढते? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एजीएम में रेजोल्यूशन पास, ऑडिटर डन। अगर नहीं है तो फिर ऑडिट कमेटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को देंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जचा तो एजीएम में जचा ऑडिटर। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को नहीं जचा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑडिट कमेटी को रीजंस देंगे। रीजन देना जरूरी है क्या? यस। और रीजन देने के बाद ऑडिट कमेटी को रीजंस पसंद आने चाहिए। पसंद आ गए तो ठीक है। फिर ऐसे ये हो गया, रिजेक्ट हो गया, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद, ये तो रिजेक्ट हो गया ना, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद अपना एजीएम में देगी। एजीएम में पास होने के बाद ऑडिटर हो जाएगा। ओके, रेम्यूनरेशन में आया। रेम्यूनरेशन में एजीएम में डिसाइड हो गया या फिर एजीएम में तरीका डिसाइड होगा कि किस तरीके से। और जो भी एक्सपेंसेस है रिलेटेड टू ऑडिट, ये सब इंक्लूडेड है, एक्सक्लूडेड है? एक्सक्लूडेड है। पैसा अलग, खाने पीने का, घूमने का पैसा अलग, ठीक है। और ऑडिट करते करते दूसरा काम कर रहे तो उसके पैसे अलग अलग। वो प्लम्बर विम्बर जैसा नहीं है, ऊपर ऊपर इसके लिखो नॉट लाइक, नहीं तो तुम बोलेंगे प्लम्बर जैसा अपने को भी एक्स्ट्रा काम करने पड़ते। नॉट लाइक प्लम्बर या फर्नीचर वाला, इलेक्ट्रीशियन। और ऊपर किधर लिख लो, फीस अलग, खाना पीना अलग। फीस के तो पैसे लेंगे, खाना पीना भी करके जाएंगे आप। रेम्यूनरेशन होने के बाद किसके ऊपर आया अपन? रिमूवल ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर को रिमूव करना है तो पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में रेजोल्यूशन होगा, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, कौन सा फॉर्म? एडीटी 2, एडी है 2,
ठीक है, एडीटी 2 के अंदर फॉर्म सेंट्रल गवर्नमेंट को देंगे, फिर एजीएम के अंदर स्पेशल रेजोल्यूशन, जनरल मीटिंग के अंदर स्पेशल रेजोल्यूशन, एंड ऑडिटर को बोलने का अधिकार मिलना चाहिए, राइट, सबको अधिकार होता है। उसके बाद अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या ट्रिब्यूनल को ऐसा लगता है कि ऑडिटर फ्रॉड या कोल्यूड या अबेटमेंट कर रहा है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो फिर ऑडिटर को रिमूव ट्रिब्यूनल खुद से निकाल सकती है, या सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल को लेटर देगी और ये 15 दिन के बाद निकालने को बोलेगी, निकाल तो देंगे, प्लस वो तो कंपनी में नहीं, एनी कंपनी 5 साल किसमें भी ऑडिट नहीं करेगा। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर अदर देन रिटायरिंग, जो चल रहा है उसको छोड़ के दूसरे को करने का। फिर क्या करेगी कंपनी, पहले एजीएम की नोटिस सबको भेजेंगे, फिर शेयर होल्डर कंपनी को लेटर भेजेंगे, क्या बोल के, दो में से एक लाइन भेजेंगे, एक तो दूसरा ऑडिटर करो, इसको मत रखो। फिर उसके बाद कंपनी ऑडिटर को बोलेगी कि भाई तेरे सामने ऐसा ऐसा हो रहा, फिर ऑडिटर क्या करेगा, एक रिप्रेजेंटेशन बनाएगा, कितना बड़ा, रीजनेबल, कितना भी नहीं चलता, एक रीजनेबल लेंथ का, कंपनी को मिलने के बाद कंपनी क्या करेगी, सभी मेंबर्स को भेज देंगी। अगर टाइम पीरियड नहीं गया तो, अगर टाइम नहीं है तो एजीएम में बात करने का चांस मिलेगा। बट एजीएम में वो ऑडिटर इस चांस का गलत फायदा उठा रहा है, ऐसा अगर लगा, किसको, एक पर्सन को या ट्रिब्यूनल को, तुमको बोलना पड़ेगा, सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि ये इसका शक्तियों का गलत फायदा ले रहा है, तो फिर उसका लेटर भी और उसका बोलने का अधिकार भी विड्रॉ हो सकता है क्या, समझे? ओके, विल स्टॉप इट हियर।